आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइपोग्राफी क्या है और उसके बाद हम टाइपोग्राफी रूल्स को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाइपोग्राफी इज a collection of written word. It is not only the visual component of the written word, it is also a technique, appearance, appeal, and art. Typography is the art how to serve word. We use this art to design text for messaging to attract the attention of reader and make it possible they think our mind. टाइपोग्राफी लिखे हुए अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन ये सिर्फ लिखे हुए अल्फाज नहीं होते। ये एक टेक्निक है, एक लुक है, एक अपील है। इससे हम दूसरों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। टाइपोग्राफी एक आर्ट है और इस आर्ट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि हमने अपने अल्फाज को कैसे पेश करना है। किसी भी चीज को जब अच्छे से सर्व किया जाता है, अच्छे से पेश किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है और जो चीज अच्छे से पेश नहीं की जाती उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो हम टाइपोग्राफी को यूज करते हुए अपने अल्फाज को अच्छे से पेश करने की कोशिश करते हैं और इस बात को पॉसिबल बनाते हैं कि हम अपने रीडर को जो मैसेज दे रहे हैं वो उस तक अच्छे से पहुंच सके। हम इस बात को पॉसिबल बनाते हैं कि हमारा रीडर हमारे माइंड से सोचे। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब आपने अक्सर टीवी ऐड देखे होंगे, वहां बहुत सी प्रोडक्ट आपको दिखाकर आपको उसकी क्वालिटीज बताई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी उसमें हो। जैसे अगर आप ब्यूटी क्रीम के ऐड देखते हैं तो वो एक सेकंड में मॉडल्स क्रीम लगाती हैं और बिल्कुल वाइट और खूबसूरत हो जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी वो ऐड अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को कि वो उनकी प्रोडक्ट खरीदें। उस वक्त वो अपने माइंड से नहीं, उनके माइंड से सोच रहे होते हैं, उन ऐड बनाने वालों के माइंड से। इस तरह से हम दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। और हम तभी अच्छा लिख सकते हैं जब हमें टाइपोग्राफी रूल का पता हो। अगर हमें टाइपोग्राफी रूल का पता नहीं है तो हमारा वर्क कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम अपने काम को अपने ही हाथों से खराब कर देंगे। अब आपको पता चल गया कि टाइपोग्राफी क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइपोग्राफी रूल को। इन सिंपल वर्ड, टाइपोग्राफी है लिखना। आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और अगर आप इन रूल को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप कुछ भी अच्छे से लिख पाएंगे। समझने में आसानी पैदा करने के लिए मैंने इन रूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। रूल ऑफ टाइपोग्राफी बिफोर स्टार्टअप, कि लिखना स्टार्ट करने से पहले के रूल। आपको लिखना स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल को फॉलो करना होता है। कुछ चीजें पहले डिसाइड करनी होती हैं कि आप ये कैसे करेंगे ताकि आप सही स्टार्टअप ले सकें, सही लिखना शुरू कर सकें। उसके बाद है रूल ऑफ टाइपोग्राफी आफ्टर स्टार्टअप, कि लिखने के बाद के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और थर्ड पे है थिंग यू मस्ट अवॉइड, वो चीजें जो आपको नहीं करनी। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप थोड़े लेवल पे कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सबसे पहले इसमें चीज आती है वो है थिंकिंग। पहले आप सोचिए आपने क्या लिखना है, आप डिसाइड कीजिए आपने क्या लिखना है। और अगर आप किसी दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो उससे डिस्कस कीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए या अपनी बात उसे समझाने की कोशिश कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपने क्या लिखना है। और जब आप सोच लें आपने क्या लिखना है तो उसके बाद दूसरा रूल है माइंड मैपिंग। अपने जहन में उस चीज का एक नक्शा बनाइए, एक मैप बनाइए। अपने जहन में सोचिए कि बनने के बाद आपको ये कैसा लगेगा। और जब आप ये कर लें और उसके बाद पेपर वर्क करें। जो भी आप लिखना चाहते हैं आप खुद से सोच रहे हैं या अपने क्लाइंट से डिस्कस करके वहां से कुछ मटेरियल लिख रहे हैं, आप डिसाइड करने के बाद कि आपने क्या लिखना है आप उसको पेपर पे लिख लें ताकि लिखने के दौरान आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको वो स्टाइल सिलेक्ट करना होता है जो आपने अपने काम में यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, टाइपोग्राफी को अच्छे से समझने के लिए आपके पास फॉन्ट का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। फॉन्ट राइटिंग स्टाइल होता है, जिस स्टाइल में हम लिखते हैं वो फॉन्ट होता है। ऑल अबाउट फॉन्ट के नाम से मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप है
स्टाइल वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप हैं और आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं, फॉन्ट और टाइप फेस में क्या फर्क है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बेस्ट फॉन्ट साइज क्या है बॉडी टेक्स्ट के लिए। अगर आप टेक्स्ट पेपर के लिए लिख रहे हैं या वेब के लिए लिख रहे हैं, लाइन के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, करैक्टर के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये तमाम चीजें मैंने इन वीडियोस में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। अगर आप ऑल अबाउट फॉन्ट के नाम से बनाएगी इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद टाइपोग्राफी रूल को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना नहीं चाहते, आप इतना टाइम नहीं निकालना चाहते, तो कम से कम इसमें जो 2 वीडियो हैं स्टाइल वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट और बेस्ट फॉन्ट साइज, इन 2 वीडियोस को जरूर देखें। अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो भी आपके पास काफी सारा नॉलेज आ जाता है और 1 घंटा जो आप इस प्लेलिस्ट को देंगे उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आपको। वैसे टाइपोग्राफी रूल में मैं जितने भी रूल आपको बताने वाली हूँ और जो कुछ भी बताने वाली हूँ डिटेल से बताऊंगी, लेकिन जो बातें मैंने उन प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में बताई हैं वो मैं यहाँ पे शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि वो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें काफी सारी वीडियो हैं। अगर मैं उन सारी वीडियो को इकट्ठा करके वही सारा नॉलेज डिटेल में यहाँ आपको बताने लगूँ तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे पास बहुत से फॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं जिनमें सेरिफ फॉन्ट है, स्लैब सेरिफ फॉन्ट है, सैंस सेरिफ फॉन्ट है, स्क्रिप्ट, डेकोरेटिव और डिस्प्ले फॉन्ट है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी काम है उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस स्टाइल का फॉन्ट लेना है। अगर आप पेपर पे प्रिंट निकालने के लिए लिख रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप सेरिफ फॉन्ट लें। अगर आप डिजिटल मीडिया किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट ले सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी टाइप के फॉन्ट आते हैं, हैंड रिटन टाइप, डेकोरेटिव, स्क्रिप्ट या डिस्प्ले फॉन्ट, अगर आप बहुत थोड़ा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट टाइप फेस। किसी भी एक स्टाइल के अंदर बहुत सी टाइप फेसेस हो सकती हैं। इनमें एरियल है, मैग्नेटो है, सिगो स्क्रिप्ट है, फुटलाइट, एम्प्टी, हार्लो सॉलिड, सेंचुरी, लूसिडा, डिफरेंट टाइप फेसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। आप अपने काम के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी टाइप फेस लेनी है। और टाइप फेस डिसाइड करने के बाद आपने फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है। फॉन्ट हमारे पास लाइट, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, कंडेंस, एक्सपेंड हो सकते हैं। अपने काम, अपने टेक्स्ट और अपनी स्पेस को सामने रखते हुए आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है कि आपके पास कितना टेक्स्ट है, कितनी जगह है और आपने क्या लिखना है। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आप बॉडी टेक्स्ट के लिए साइज सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए भी आप डिसाइड करेंगे कि आपने बॉडी टेक्स्ट कितना रखना है। अगर आप पेपर पे प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट लिख रहे हैं, 10 to 40 पिक्सल बेस्ट साइज रहता है बॉडी टेक्स्ट के लिए। और अगर आप वेबसाइट के लिए, वेब के लिए टेक्स्ट लिख रहे हैं तो 15 to 25 पिक्सल बेस्ट साइज रहता है बॉडी टेक्स्ट के लिए। आप अपनी स्पेस और टेक्स्ट के हिसाब से इस रेंज के दरमियान अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो हेडिंग आप यूज करेंगे वो भी बॉडी टेक्स्ट को सामने रखते हुए करेंगे। यानी कि लिखना स्टार्ट करने से पहले आप सोचेंगे, अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपने क्या लिखना है। उसके बाद अपने जहन में उसका एक खाका बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे। उसके बाद पेपर वर्क करेंगे। उसके बाद स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, टाइप फेस सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज सिलेक्ट करेंगे। ये तमाम चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और लिखने के बाद जरूरी है कि आप पैडिंग, कर्निंग और ट्रैकिंग को प्रॉपर सेट करें। अगर आप इनको प्रॉपर सेट नहीं करेंगे तो भी आपके काम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। पैडिंग लाइन के दरमियान स्पेस होती है और अगर आप इसको बहुत कम कर देते हैं तो आपकी लाइंस आपस में जुड़ जाती हैं और आपका टेक्स्ट अच्छे से रीडेबल नहीं रहता। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं तो भी आपका थोड़ा टेक्स्ट बहुत ज्यादा जगह ले रहा होता है। जैसे आप देखें, अगर मैं इस पैडिंग को ज्यादा कर रही हूँ तो आप देखिए आपका थोड़ा टेक्स्ट बहुत ज्यादा जगह ले रहा है। ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा कि आप पैडिंग को बहुत ज्यादा करें। उसके अलावा सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज नहीं लग रहा। और इसी तरह से अगर आप पैडिंग को बहुत कम कर देते हैं तो आप देखें आपकी लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और अब आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ सकते। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ।
और उसके बाद बात करते हैं हम कर्निंग की। कर्निंग मीन एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड। कर्निंग का मतलब है दो इंडिविजुअल कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को कम या ज्यादा करना। जैसे यहाँ पे ये कर्निंग वर्ड मौजूद है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। कर्निंग वर्ड का फॉन्ट मैंने चेंज किया हुआ है। यहाँ मैंने सोर्स कोड वेरिएबल फॉन्ट लिया है, जबकि मेरे बकाया टेक्स्ट का फॉन्ट एरियल है। अब यहाँ मैंने फॉन्ट चेंज किया तो आप देखें यहाँ पर आई और एन के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत अजीब लग रही है। तो हम इनको इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। और कर्निंग मोस्टली हम उस वक्त सेट करते हैं जब हम सिंगल वर्ड यूज कर रहे होते हैं, बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट ले रहे होते हैं, लोगो वगैरह या कंपनी का नाम वगैरह लिख रहे होते हैं। तो जब हम दो कैरेक्टर के दरमियान इंडिविजुअल स्पेस को सेट करते हैं तो वो कर्निंग होती है। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूं और रखने के बाद इसकी कर्निंग कम करूं तो आप देखें आई और एन के दरमियान मेरी स्पेस कम हो गई। इस तरह से दो इंडिविजुअल कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को सेट करना कर्निंग कहलाता है। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि के और आई के दरमियान स्पेस ज्यादा है तो मैं इसको भी सेट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी और रखने के बाद मैं इस कर्निंग को भी कम कर सकती हूँ। इस तरह से जब हम इंडिविजुअल कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो इस तरह की एडजस्टमेंट कर्निंग कहलाती है। मैं पेज नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग मीन एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लेटर इवनली अक्रॉस द होल वर्ड। ट्रैकिंग का मतलब है कंप्लीट वर्ड के हर लेटर के दरमियान स्पेस को सेट करना। जब हम कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट करके उसकी स्पेस कम ज्यादा करते हैं या कंप्लीट पैराग्राफ सेट करके उसकी स्पेस कम ज्यादा करते हैं तो वो ट्रैकिंग होती है। जैसे आप देखें, मैं इस कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसकी ट्रैकिंग कम करूं तो आप देखें मेरे तमाम लेटर आपस में जुड़ रहे हैं, मेरे तमाम लेटर के दरमियान स्पेस कम हो रही है। ट्रैकिंग से किसी भी वर्ड के हर कैरेक्टर के दरमियान की स्पेस भी चेंज होती है। उसके अलावा दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो भी चेंज होती है। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ और अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो ये ज्यादा हो जाएगी। मैं इस कर्निंग वर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस ट्रैकिंग वर्ड को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर लेती हूँ। अब अगर मैं इसकी ट्रैकिंग को ज्यादा करूं तो अब आप देखें इस वर्ड की ट्रैकिंग ज्यादा हो गई। कई दफा ऐसा होता है कि हम आर्टिस्टिक पर्पस से किसी एक वर्ड को ज्यादा एरिया में फैला के रख देते हैं और उसका साइज छोटा कर देते हैं, जबकि हमारा बकाया तमाम टेक्स्ट नॉर्मल होता है। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम काफी बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। आपको लैडिंग, ट्रैकिंग और कर्निंग को प्रॉपर सेट करने की जरूरत होती है। अगर आपकी लैडिंग, कर्निंग या ट्रैकिंग प्रॉपर सेट नहीं होगी तो आपका टेक्स्ट अच्छे से रीडेबल नहीं होगा। उसके बाद हमें अपनी जस्टिफिकेशन को प्रॉपर रखने की जरूरत होती है। हम एक ही पेज पे मल्टीपल जस्टिफिकेशन यूज नहीं कर सकते, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। अगर हम एक पेज पे डिफरेंट कॉलम बनाकर या डिफरेंट बॉक्स बनाकर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमें उनकी जस्टिफिकेशन को प्रॉपर रखने की जरूरत होती है। अब यहाँ मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं। ये पैराग्राफ मेरा लेफ्ट अलाइन है और मैं इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। अब ये सेंटर से अलाइन हो चुका है और उसके बाद मैं इसको राइट अलाइन कर देती हूँ तो ये राइट से अलाइन हो चुका है। और अब आप देखें ये टेक्स्ट बहुत बुरा लग रहा है देखने में। अगर आप उर्दू राइटिंग कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि अपनी अलाइनमेंट को आप राइट पे रखें। अगर आप इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं तो आप लेफ्ट अलाइन करेंगे। एक ही पेज पे आप मल्टीपल जस्टिफिकेशन यूज नहीं करेंगे कि किसी पैराग्राफ को आपने राइट अलाइन कर दिया, किसी को आपने लेफ्ट अलाइन कर दिया और किसी को आपने सेंटर अलाइन कर दिया, तो ये बहुत बुरा लग रहा होता है। आपको एक ही पेज पर एक ही तरह की अलाइनमेंट रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद यूज वन टाइपफेस। आप कोशिश करें कि आप एक ही टाइपफेस यूज करें। एक से ज्यादा टाइपफेस यूज कर सकते हैं, इस पे बहुत पाबंदी नहीं है। जैसे कुछ चीजों के बारे में हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि हम मल्टीपल जस्टिफिकेशन यूज नहीं कर सकते, या उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक से ज्यादा टाइपफेस यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत केयरफुली यूज करने की जरूरत होती है। अगर हम एक से ज्यादा टाइपफेस यूज कर रहे हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि हेडिंग में कोई एक टाइपफेस ले लें और उसके बाद नीचे
किसी और टाइपफेस में से कोई फॉन्ट आप ले सकते हैं। लेकिन एक ही पैराग्राफ में डिफरेंट टाइपफेस लेने से आपका काम खराब हो जाएगा। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक ऑफ न्यू डिजाइनर इज यूजिंग टू मैनी फॉन्ट एंड स्टाइल। If you need more than one, make sure to limit your font to just 2 or 3. Typefaces use one font and size for body and other for heading and can other for subheading. Don't use very similar font. कि अगर आपको एक से ज्यादा फॉन्ट चूज करने हैं, आपको एक से ज्यादा टाइपफेसेस लेनी है, आप हेडिंग के लिए अलग टाइपफेस सिलेक्ट कर लें, सब हेडिंग के लिए अलग टाइपफेस सिलेक्ट कर लें और बॉडी टेक्स्ट के लिए एक फॉन्ट एक टाइपफेस सिलेक्ट करें। आप एक ही पैराग्राफ में डिफरेंट फॉन्ट बिल्कुल यूज ना करें, बहुत बुरे लग रहे होते हैं, आपका काम पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। उसके अलावा जो टाइपफेसेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनका फॉर्मेट कंट्रास्ट होना चाहिए, मिलते जुलते सिमिलर फॉन्ट ना लें। अगर आप एक साथ 2 सिमिलर फॉन्ट ले रहे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते ले रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपको 2 फॉन्ट यूज करने हैं तो उनमें वाज़ेह डिफरेंस होना जरूरी है। और इस तरह की मिस्टेक न्यू डिजाइनर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन आप जितना इस चीज को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। You make your work more compelling by using one typeface. Using too many fonts at the same time can result is everything into destruction. अगर आप एक टाइपफेस लेते हैं तो आपका काम ज्यादा कंपेलिंग होगा, ज्यादा अच्छे से बात कन्वे कर सकता है, समझने में आसान लगेगा पढ़ने वाले को। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइपफेसेस यूज करते हैं तो आपका काम खराब हो जाएगा। Use one typeface and show the world that I am professional. और अगर आपने एक से ज्यादा टाइपफेसेस यूज करनी है तो बहुत केयरफुली कीजिए ताकि आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका काम, उसकी क्वालिटी अच्छे से वाज़ेह हो, ना कि खराब हो। उसके बाद टाइपोग्राफिक हायरार्की है। टाइपोग्राफिक हायरार्की इज द वे यू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंट लाइन और एरिया। इन दिस वे यू गाइड द आई मूवमेंट ऑफ ऑडियंस to receive information from design without using typographic hierarchy. It became difficult for readers to identify important piece of information within the old design. Typographic hierarchy में आप important line या area को मजीद आइडेंटिफाई करते हैं, मजीद वाज़ेह करते हैं। जब आप टाइपोग्राफिक हायरार्की यूज करते हैं तो आप इम्पोर्टेंट लाइन या एरिया को स्ट्रेस देते हैं, उसे मजीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप रीडर्स की आई को मूव कर सकें टूवर्ड द इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क। अगर आप टाइपोग्राफिक हायरार्की यूज नहीं करते तो पूरे काम में कौन सा हिस्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं हाउ वी यूज टाइपोग्राफिक हायरार्की। व्हेन वी यूज टाइपोग्राफिक हायरार्की वी पॉइंट आउट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, वी यूज 2x पॉइंट साइज, वी मे स्किप अ वेट, वी आल्सो चेंज कलर फॉर द पर्पस। When we highlight a particular area, we focus our reader to watch this first. हम टाइपोग्राफिक हायरार्की क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट हिस्से को हाईलाइट करते हैं। उसके लिए हम अपने पॉइंट साइज को डबल कर सकते हैं। अगर हमने बॉडी टेक्स्ट के लिए 10 पिक्सल फॉन्ट साइज लिया है तो हम हेडिंग को 20 पिक्सल फॉन्ट साइज दे सकते हैं। और अगर हमने 15 पिक्सल फॉन्ट साइज लिया है बॉडी टेक्स्ट के लिए तो हम हेडिंग को 30 पिक्सल दे सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। उसके अलावा हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हेडिंग यूज करते हुए आप एक वर्ड स्किप कर देते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक वर्ड स्किप करने का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे अपने फॉन्ट की तरफ आऊंगी। यहाँ जो फॉन्ट मैंने लिया है वो एरियल रेगुलर है। अब अगर मैं इससे ज्यादा वाज़ेह करना चाहती हूँ तो मैं इसे बोल्ड कर सकती हूँ और बोल्ड से ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे एरियल ब्लैक करूँ तो ये और अच्छा लगेगा, ब्लैक बोल्ड से मोटा होता है। अगर आपने अपनी राइटिंग के लिए एरियल नैरो सेलेक्ट किया है तो उसके बाद नेक्स्ट वेट उसमें एरियल नॉर्मल होगा। लेकिन उस सूरत में अगर आप एरियल बोल्ड ले लेते हैं वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने अपना फॉन्ट रेगुलर यूज किया है तो आप बोल्ड की बजाय एरियल ब्लैक यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक कर देती हूँ। तो अब आप देखें पहले मेरी ये लाइन बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं हो रही थी, पहले ये लाइन हेडिंग बिल्कुल नहीं लग रही थी, उसी पैराग्राफ का हिस्सा लग रही थी।
अगर हम इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते तो हमारा रीडर अट्रैक्ट नहीं होता कि वो बकाया पैराग्राफ को पढ़े। और जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं और वो हाईलाइट रीडर की आंखों के सामने आती हैं और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो पैराग्राफ पढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसको हाईलाइट ही नहीं करते तो बहुत कम चांसेस हैं कि रीडर उस पैराग्राफ को पढ़े। और अगर आपके पैराग्राफ के दरमियान में कोई टेक्स्ट है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ स्किप अ वेट, तो उसके लिए मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ या इसको बोल्ड कर सकती हूँ। वेट स्किप करेंगे आप हेडिंग के लिए, आप उसके साइज को मजीद बड़ा करेंगे हेडिंग में। लेकिन अगर पैराग्राफ के दरमियान में किसी वर्ड को आप ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्किप अ वेट वर्ड को हाईलाइट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से इसको जस्ट बोल्ड कर दूंगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा, बकाया से अलग हो जाएगा। या फिर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, अगर मैं इसके कलर को रेड कर देती हूँ तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। और अब अगर हम एक लुक में इस पैराग्राफ को देखें तो सबसे पहले जो टेक्स्ट हमारी आंखों के सामने से गुजरेगा वो ये रेड कलर का होगा। इस तरह से आप दरमियान में किसी वर्ड का कलर चेंज करके हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड करके उस हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका रीडर पहले उस चीज को देखे और उससे अटेम्प्ट होते हुए बकाया पैराग्राफ को रीड करे। उसके बाद यूज प्रॉपर स्पेस है। अगर आपके काम में प्रॉपर स्पेस नहीं है तो भी आपका काम अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है और पढ़ा नहीं जाता, आप अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। और स्पेशली जब आप बिल बोर्ड बना रहे होते हैं, पोस्टर बना रहे होते हैं जो कि रोड वगैरह पे लगाए जाते हैं, तो उस तरह से स्पेस का ख्याल रखना और टेक्स्ट को बहुत महदूद रखना बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा टेक्स्ट होगा उतना डिजाइन आपका खराब होगा। अब अगर मैं इस डिजाइन की तरफ आऊं तो यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो क्या एक लुक में आपने पढ़ लिया ये क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है? नहीं, आप गौर करके पढ़ेंगे। और स्पेशली जब हम बिलबोर्ड या साइन बोर्ड बना रहे होते हैं तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारा रीडर मूव कर रहा है, वो खड़ा नहीं है, वो बैठा नहीं है, वो गाड़ी में या पैदल चल रहा है। तो हमें ऐसे टेक्स्ट की जरूरत होती है जो 1 से 2 अल्फाज में पूरी बात कन्वे कर दी जाए और बहुत ज्यादा स्पेस रखी जाए अपने डिजाइन में ताकि रीडर्स उसको पढ़ सके आसानी से, क्योंकि कोई भी खड़ा होकर आपका टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा, वो चला जाएगा। अगर आप अल्फाज को महदूद रखते हैं, स्पेस को ज्यादा रखते हैं, तो वो चलते हुए रीडर की आंखों के सामने से गुजरेगा और एकदम से उसके जहन में अपना नक्श छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैंने वाटर की अहमियत को उजागर करने के लिए एक पोस्टर बनाया है और आप इस पोस्टर में इजीली देख सकते हैं कि जिस एरिया में वाटर नहीं है वहाँ डिस्ट्रक्शन है और जिस एरिया में वाटर है वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ एनिमल है, बर्ड है, फिशेज है, कि हर तरह की जिंदगी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। और मैंने यहाँ कितना टेक्स्ट लिखा है, जस्ट 4 वर्ड, सेव वाटर, सेव लाइफ, पानी बचाइए, जिंदगी बचाइए। लेकिन अगर यहाँ मैं बहुत सारा पैराग्राफ लिख दे कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो और डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, दरख्त खुशक हो जाएंगे, जमीन सहरा बन जाएगी, अगर पानी बचाएंगे तो जिंदगी रहेगी, इस तरह से मैं बहुत कुछ लिख के ये पूरे लाइन को भर दूं तो उसको खड़ा होके कोई नहीं पढ़ेगा। अगर इस तरह की राइटिंग डिजिटल मीडिया पे मौजूद है या बुक पे मौजूद है तो मुमकिन है रीडर बैठा हुआ उसको पढ़ लेगा। लेकिन अगर यही चीज आपने किसी जगह पे पेस्ट की है और गुजरते हुए आपके रीडर ने चंद सेकंड के लिए उसको व्यू करना है तो वहां बहुत ज्यादा टेक्स्ट आपके मैसेज को नहीं पहुंचाएगा, रीडर उसे पढ़ नहीं पाएगा और आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपने डिजाइन में स्पेस रखिए। अब यहाँ देखिए मेरा ऑब्जेक्ट इतने एरिया में आ रहा है और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है और उसके आसपास काफी स्पेस मौजूद है जो इस टेक्स्ट को मजीद हाईलाइट कर रही है और 1 सेकंड में कोई भी इस टेक्स्ट को इजीली पढ़ सकता है। हालांकि ये बहुत छोटा मैसेज नहीं है, बहुत वाइड मैसेज है, यूनिवर्सल मैसेज है कि वाटर प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और यहाँ पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जस्ट चंद वर्ड्स में। अगर आप न्यूज़पेपर या बुक के लिए लिख रहे हैं तो अब उस सूरत में तो आपके पास काफी टेक्स्ट होता है और काफी टेक्स्ट लिखा जाता है, वो उस काम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके अलावा अगर पोस्टर बना रहे हैं, कोई बैनर, ब्रोशर्स, कुछ भी बना रहे हैं, तो जितना महदूद अपने टेक्स्ट को रखेंगे और अपने वर्ड को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे उतना आपका काम इफेक्टिव होगा। और उसके बाद वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी अपने डिजाइन में। तो इसमें सबसे पहले जो चीज है वो है अवॉइड आउटलाइन। आप कोशिश कीजिए टेक्स्ट को आउटलाइन ना दें। यहाँ मेरे पास एक डिजाइन मौजूद है, इसमें आउटलाइन और बैकग्राउंड मौजूद है।
अगर आप एक नजर इस पे डालें तो चंद सेकंड में आप बिल्कुल इसको नहीं पढ़ पाते कि क्या लिखा हुआ है। अगर वही डिजाइन कुछ इस तरह से हो, वही वर्डिंग है, वही मैसेज है, तो ये आसानी से पढ़ा जा रहा है। मैं दोनों डिजाइन को एक साथ अगर आपको दिखाऊं तो आप देखें ये डिजाइन कम रीडेबल है और ये डिजाइन ज्यादा रीडेबल है। आर्टिस्टिक पर्पज से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कुछ जगहों पे आउटलाइन इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप इस चीज को कम यूज करें। अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, बाकी टेक्स्ट से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस बाइकिंग वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको आउटलाइन देकर हाईलाइट करें, आप इसका कलर चेंज करके भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब आप देखें ये इन दोनों से ज्यादा वाज़िया हो रहा है क्योंकि इसका कलर ऊपर और नीचे वाली लाइन से अलग है। मैं इसे वापस ब्लैक कर देती हूँ। उसके बाद कॉर्नर को अवॉइड करें। अपने टेक्स्ट को कॉर्नर पे बिल्कुल ना रखें और ना ही इमेजेस को। अपने इमेज और टेक्स्ट को प्लेस करते हुए थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर प्लेस करें ताकि जब आप प्रिंट लें तो वो कटिंग ना हो। अगर आपने कॉर्नर पे इसको प्लेस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ टेक्स्ट को काट दें और फिर आप उसको प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो बुरा लगता है और वो टाइपोग्राफी रूल के अगेंस्ट है। जैसे मैं अगर अपने इस टेक्स्ट को बिल्कुल यहाँ पे प्लेस करूं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये टाइपोग्राफी रूल के खिलाफ है। हाँ, अगर मैंने इसको कॉर्नर पे पेस्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा काट दूं, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा हिस्सा काट लेती हूँ। अब आप देखें मैंने इसका कुछ हिस्सा काट दिया है। अब अगर मैं इसको कॉर्नर पे पेस्ट करती हूँ तो ये अच्छा लगेगा। अगर आप इस हेलमेट वर्ड को कॉर्नर पे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसका कुछ हिस्सा भी काट सकते हैं। जैसे आप देखें ये हेलमेट वर्ड ऊपर से कट चुका है, अब मैं इसे ऊपर पेस्ट कर सकती हूँ। काटने के लिए आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वहां क्रॉप टूल की मदद से अपने टेक्स्ट को काट सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने टेक्स्ट को कंप्लीट रखना है तो आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर उसको पेस्ट करें। अगर आपने बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है तो आप उसका कुछ हिस्सा काट दें। उसी तरह से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को भी कॉर्नर पे रखना है तो आप उसका भी कुछ हिस्सा काट कर कॉर्नर पे रख सकते हैं। उसके बाद हाइफनेशन को अवॉइड करें। Hyphenation is the use of hyphen to break up a word when it reaches the edge of page or document because we continue it to the next line. Hyphenation hyphen को यूज करना है किसी भी वर्ड को ब्रेक करने के लिए। जब वो किसी लाइन के एज पे पहुंच जाता है तो हम उसका हाफ वर्ड नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करने के लिए यूं छोटी सी एक लाइन लगा देते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इस चीज को अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अगर आप बुक बना रहे हैं या न्यूज़पेपर तो आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है और अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको कम यूज करें या ना यूज करें क्योंकि इससे भी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कम होती है। अगर आप वेबसाइट या किसी डिजिटल डिवाइस पे रन करने के लिए टेक्स्ट लिख रहे हैं तो अब हाइफनेशन बिल्कुल यूज ना करें। हाँ, पेपर वर्क के लिए कुछ हद तक आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। डोंट यूज ऑर्फन एंड विडोज। ये ऑर्फन और विडोज क्या हैं? अगर हम कॉलम में टेक्स्ट लिख रहे हैं या नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो विडोज वो लाइन या वर्ड होता है जो एक पैराग्राफ से बच जाता है और वो नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है, उसको अवॉइड करना जरूरी है। जैसे ये विडो वर्ड्स इस पैराग्राफ का हिस्सा है लेकिन जस्ट ये एक वर्ड नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस चीज को मैनेज करने की जरूरत होती है। आप अपने फॉन्ट साइज को चेंज करके देख सकते हैं या फिर आप अल्टरनेट वर्ड ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक यूज करते हुए आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि आपको अपने कॉलम के एक वर्ड या एक लाइन को नेक्स्ट कॉलम या पेज पे ना लेके जाएं। और ऑर्फन वो वर्ड्स होता है जो लास्ट पे एक वर्ड बच जाता है, तो इस चीज को भी अवॉइड करें। अगर आपकी लाइन के लास्ट पे एक वर्ड बच रहा है तो उसको मैनेज करें ताकि वो बकाया लाइन के दरमियान में ही एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें ही आपकी काम की क्वालिटी को खराब करती हैं। उसके बाद अपने फॉन्ट को स्ट्रेच ना करें। अब फॉन्ट को स्ट्रेच करना आपके काम की क्वालिटी को बर्बाद कर देता है। आप अपना इंप्रेशन एक सेकंड में लॉस कर देते हैं। जब आपका फॉन्ट स्ट्रेच होगा कोई भी देखने वाला एक लुक में समझ जाएगा कि आपको काम करना नहीं आता, आप इस फील्ड में नए हैं, आप इस फील्ड को बिल्कुल नहीं जानते।
फॉन्ट को स्ट्रेच करना बहुत बुरा लग रहा होता है, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें या वर्टिकली। यहाँ मैंने एक ही लाइन को 3 दफा रिपीट किया है। अब अगर मैं इस लाइन को बड़ा करना चाहूँ और हॉरिजॉन्टली बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको यूं स्ट्रेच करूंगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसकी रीडेबिलिटी खराब होगी। अगर मैं इसको वर्टिकली बड़ा करना चाहूँ और मैं इसको इतने एरिया में फैलाना चाहूँ तो ये भी बुरा लगेगा। हाँ, अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो मैं इस कॉर्नर से इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करूंगी, मैं इसके इक्वल इसको बड़ा करूंगी। तो आप देखें इसकी रीडेबिलिटी ठीक है क्योंकि मैंने इसे प्रोपोर्शनली बड़ा किया है। जिस प्रोपोर्शन में वो लिखा गया है, जो उसकी विड्थ और हाइट है, उस प्रोपोर्शन को बरकरार रखते हुए हमने इसको बड़ा किया तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम अपने फॉन्ट को स्ट्रेच करते हैं तो हम अपने काम को बिल्कुल खराब कर देते हैं। आपने कुछ भी हो जाए फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करना। अगर आपके पास फॉन्ट थोड़ा है और आपके पास ज्यादा जगह है तो आप उसके साइज को बड़ा करें, स्ट्रेच नहीं करें। या फिर आप उसमें कर्निंग या ट्रैकिंग को ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच बिल्कुल भी ना करें। फॉन्ट को स्ट्रेच करना आपके ग्राफिक करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद डोंट यूज शैडो। शैडो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो शैडो को यूज करते हुए हम उसे डेप्थ देने की कोशिश करते हैं। हम रियलिस्टिक लुक देने के लिए शैडो को यूज करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप शैडो यूज करें, लेकिन अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो शैडो यूज नहीं करें। जैसे आप देखें, यहाँ मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन सा पोस्टर तैयार किया है जिसमें वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि एनिमल को सेव किया जाए, उन्हें मारा ना जाए, उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको शैडो दे दूं तो अब आप देखें ये बिल्कुल भी नीट नहीं लग रहा। इसमें जो नीटनेस थी वो कम हो गई। जब हम टेक्स्ट को शैडो देते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी कम होती है और अच्छा लुक नहीं आ रहा होता। अगर मैं वापस शैडो को रिमूव करूं तो आप देखें ये टेक्स्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ा जा रहा है। इसलिए आप अपने टेक्स्ट को शैडो मत दें। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये टेक्स्ट डिजाइन किया है। मैंने टाइपोग्राफी को लाइन की शेप में लिखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ आपको समझना होगा कि टाइपोग्राफी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक शेर। अब इसका क्या मतलब है? आप में से बहुत से लोग जू गए होंगे, उन्होंने लाइन को देखा होगा। जब आप लाइन को देखते हैं जू में तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर होता है, वो पिंजरे के अंदर होता है, वो आपको खूबसूरत भी लग रहा होता है, आप उसे देख के खुश भी हो रहे होते हैं, लेकिन उससे खौफजदा नहीं होते। लेकिन अगर आप उसको यूं ही आजाद छोड़ दें, वो आजाद फॉर्म में आपके सामने आता है, खुला है, तो आप ना तो उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकेंगे, ना ही उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। आप जस्ट उससे खौफजदा होंगे और मुमकिन है वो आपको नुकसान पहुंचा दे। टाइपोग्राफी को भी इसी तरह से यूज करने की जरूरत होती है। आपको उसे कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखना होता है। जब आप अपनी टाइपोग्राफी को इन रूल की रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखते हैं तो आप अपने ग्राफिक करियर को सेव कर रहे होते हैं, आप खुद को सिक्योर कर रहे होते हैं। जितना केयरफुली आप टाइपोग्राफी को यूज करेंगे आपका डिजाइन उतना ही अच्छा होगा। बेमैनी और बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखने से अच्छा है आप मीनिंगफुल 1 से 2 लाइन लिखें ताकि अपनी बात पहुंचा सकें, अपना मैसेज दे सकें। अब मैं यहाँ एक और बात करना चाहूंगी, ये रूल हरफे आहर बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप इनको किसी लेवल पे बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकते। सबकी अपनी क्रिएटिविटी है, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी सोच है। आप इन रूल को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप इन रूल को अच्छे से समझते हो। किसी चीज को ब्रेक करने के लिए भी उसको समझना जरूरी है। आपको इन रूल को अगर ब्रेक करना है तो भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए, ताकि आपका काम खराब ना हो, आपका काम सही रहे। जब आप टेक्स्ट को हैंडल कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टेक्स्ट की रीडेबिलिटी मुतासिर ना हो, पढ़ा जा सके कि आपने क्या लिखा है। अगर आप इस तरह से लाइन शेप में टेक्स्ट डिजाइन करना सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस तरह से टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।